नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्किल, रीस्किल और अपस्किल कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र। भारत यूरोपीय संघ की शिखर बैठक आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, शिखर सम्मेलन से भारत और यूरोप के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। देश में कोविड-19 से 5,92,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के आज घोषित नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। पास होने का प्रतिशत 91.46 रहा। और भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई के तटीय इलाकों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा की ऑरेंज चेतावनी जारी की। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्किल यानी कुशल होना, रीस्किल यानी नए कौशल सीखना और अपस्किल यानी कौशल में सुधार व्यापार के माहौल और बाजार की दशाओं में तेजी से हो रहे परिवर्तन के समय प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और ये समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जीवंत और ऊर्जावान बने रहने का एहसास भी दिलाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों सहित कुशल कामगारों को आसानी से रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे नियोक्ताओं को चुटकियों में कुशल कर्मचारियों से संपर्क करने की सुविधा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि समुद्री क्षेत्र के अनुभवी भारतीय युवा निपुण नाविक के रूप में दुनिया भर के नौ परिवहन क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 5 वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत देश भर में हजारों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं और आईटीआई संस्थानों की क्षमता बढ़ाई गई है। इन ठोस प्रयासों के कारण पिछले 5 वर्ष में 5 करोड़ से अधिक युवाओं को कुशल बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है। कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं।
श्री मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर देश के युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर समय नए कौशल अर्जित करने की क्षमता के कारण आधुनिक विश्व युवाओं का है। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड के बाद के विश्व की आवश्यकता पूरी करने के लिए ज्ञान और कौशल बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि देश को कोविड के बाद के विश्व में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कौशल, विस्तार और गति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक प्रमुख दैनिक में लिखे लेख में श्री नायडू ने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आजीविका का संरक्षण करना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह अभियान आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, विभिन्न क्षेत्रों में क्षमताएं बढ़ाने और देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता ने अवसर भी पैदा किए हैं, इसलिए सॉफ्ट स्किल के विकास के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने की आवश्यकता है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इसके लिए अलग मंत्रालय बनाया है। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कौशल सृजन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि कौशल विकास मंत्रालय देश के युवाओं को सक्षम बना रहा है और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 92,000 इच्छुक लोगों को 250 से अधिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम पीसीजीएस को नया रूप दिया गया है। इसका उद्देश्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी की देनदारियों में सहायता करना है। इस स्कीम के अंतर्गत एनबीएफसी द्वारा जारी एए और उससे नीचे की रेटिंग वाले बॉन्ड या वाणिज्यिक कागजात खरीदने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20% पोर्टफोलियो गारंटी उपलब्ध कराई जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में विश्वास व्यक्त किया है कि शिखर सम्मेलन से भारत और यूरोप के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और बेहतर होंगे। शिखर बैठक में राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी, व्यापार और निवेश तथा आर्थिक सहयोग की समीक्षा की जाएगी। कोविड-19 महामारी और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श की संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ की यह 15वीं शिखर वार्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों ही पक्षों के बीच पहली शिखर वार्ता सन 2000 में हुई थी। विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय संघ द्वारा भारत के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से भी यह शिखर सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां एक ओर यूरोपीय संघ भारत जैसे मजबूत देश के साथ अत्यधिक प्रभावी साझेदारी पर बल दे रहा है, वहीं भारत सुरक्षा, व्यापार और कोरोना महामारी से निपटने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच साझेदारी जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा पर बल दे रहा है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय संघ के दूत युगो अस्तुतो ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि कोविड महामारी के बाद के वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने बताया कि बैठक में आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और कोविड संकट के बाद की कार्रवाई पर भी विचार विमर्श होगा। श्री अस्तुतो ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंध हैं तथा दोनों पक्षों की कोविड महामारी से एकजुट संघर्ष की प्रतिबद्धता को देखते हुए सम्मेलन का महत्व और बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में भविष्य के संबंधों की रूपरेखा तय करने के लिए नए सहयोग के एजेंडे पर विशेष रूप से विचार होगा। India and the European Union share the same values of
democracy and pluralism. And we strongly believe in multilateralism in a rules-based system of international governance. And I'm stressing this because this is particularly relevant now as we face a global crisis which requires a collective and cohesive response by the international community grounded in solidarity. EU-India summits have been establishing over the years a number of cooperative ventures on issues such as renewable energy, water management, sustainable cities, resource efficiency. And these are all topics of particular relevance now in the wake of COVID. So in short, I trust that the summit tomorrow will inject even further momentum this collaboration. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सुरक्षा परिषद में इस वर्ष गैर स्थायी सदस्य का दर्जा मिलने के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला संबोधन होगा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श और सदस्य देशों के परामर्श से नीति तय करने के बारे में चर्चा का केंद्रीय मंच है। 1945 में परिषद के गठन की इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ है। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 63.24% हो गई है। अब तक 5,92,572 मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं। इस समय 3,19,840 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 29,429 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 9,36,181 हो गई है। कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक नए मामले आए हैं। एक दिन में 582 लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24,309 हो गई है। देश में मृतक दर 2.60% है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मृत्यु दर कम है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 3,20,161 नमूनों की जांच की गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। देश में अब तक 1,24,12,664 लोगों की जांच की जा चुकी है। अब तक कुल 1,223 जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 865 सरकारी और 359 निजी जांच केंद्र शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने सर्वाधिक किफायती कोविड जांच किट जारी की है। इसे आईआईटी दिल्ली ने डिजाइन किया है। आईआईटी दिल्ली ने आरटी-पीसीआर आधारित कोविड-19 टेस्ट किट के लिए जिन कंपनियों को लाइसेंस दिया है, उनमें कोरोस्योर भी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेज ने इस किट का निर्माण किया है और ये अस्पतालों और सभी जांच केंद्रों में उपलब्ध होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि महानगर में प्रतिदिन लगभग 20 से 23,000 कोविड-19 नमूनों के परीक्षण किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जून की तुलना में ये बेहतर स्थिति है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जून को दिल्ली में 4,100 बिस्तर थे और आज 15,500 बिस्तर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,100 आईसीयू बेड हैं, जिनमें से 1,100 खाली हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि अनुमान के अनुसार दिल्ली में 15 जुलाई तक 2,25,000 मामलों के आने की उम्मीद थी, लेकिन एकजुट प्रयासों के बाद आज आशंका से आधे मामले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार अकेले कोविड-19 से लड़ने का फैसला करती तो ये विफल हो जाती। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक संगठनों सहित सभी के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दलों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बुजुर्ग व्यक्तियों पर बीसीजी के टीके के परीक्षण को मंजूरी दी है। आज एक विज्ञप्ति में सरकार ने कहा है कि इस अध्ययन का समन्वय चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्किल, रीस्किल और अपस्किल कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र। भारत यूरोपीय संघ की शिखर बैठक आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा, शिखर सम्मेलन से भारत और यूरोप के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। देश में कोविड-19 से 5,92,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के आज घोषित नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। पास होने का प्रतिशत 91.46 रहा। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई के तटीय इलाकों में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की ऑरेंज चेतावनी जारी की। गुजरात के सूरत में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात से 951 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूरत जिले में 291 मामले दर्ज किए गए। सूरत में संक्रमण के नए मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए स्थानीय उद्योग और व्यापारी समुदायों ने अपने आप कदम उठाने शुरू किए हैं। नगर निगम द्वारा लगातार जारी अभियान के बाद अब व्यापार उद्योग के संगठनों ने संक्रमण को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सूत्रों के अनुसार कपड़ा और हीरो के लिए मशहूर इस शहर के अनेक औद्योगिक इकाइयों और बाजारों ने अपना काम बंद कर दिया है या समय कम कर दिया है। शहर में 25 कपड़ा बाजार की 35,000 से अधिक दुकानों को आज से 20 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह नए मामले सामने आने के बाद महिदरपुरा की हीरा बाजार अब दिन में सिर्फ 3 घंटों के लिए खुली रहेगी। कपड़ा, ज्वेलरी और थोक व्यापारियों ने भी अपने समय में 2 से 4 घंटे की कमी कर दी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय कर रहा है। इस संबंध में प्रशासन लोगों तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में करीब 2 सप्ताह से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। संभागीय आयुक्त कश्मीर पांडुरंग के पोले ने श्रीनगर में कोविड-19 महामारी पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने एसओपी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ फेस मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों का पालन न करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी के जिलों के उपायुक्तों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि माल और सेवा प्रदाता, ग्राहक, परिवहनकर्ता, यात्री अपने प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना वायरस के बारे में निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इस बीच कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा अंशल गर्ग ने कुपवाड़ा जिले में धारा 144 सीआरपीसी और धारा 34 के तहत पहले से ही लागू प्रतिबंधों को इस महीने की 25 तारीख तक बढ़ा दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। श्रीनगर जिला प्रशासन ने 88 अनुसूचित कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड-19 के 75 नए मामले मिलने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 462 हो गई है। राजधानी ईटानगर में 49 नए मामले सामने आए हैं और 8 रोगियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। 306 रोगियों का इलाज चल रहा है। 153 लोग ठीक हो चुके हैं। 3 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मेघालय में सीमा सुरक्षा बल के 19 जवानों को संक्रमित पाए जाने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 337 हो गई है। राज्य में 289 रोगियों का इलाज चल रहा है, जबकि 46 लोग ठीक हो गए हैं। 2 की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने बताया है कि पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में 255 मामले आए थे, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के 198 जवान, 53 नागरिक और 4 सशस्त्र बल के जवान शामिल हैं। बिहार में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कल से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान राज्य में संक्रमण के ज्यादा मामले आने के कारण ये फैसला लिया गया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर केंद्र और राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। जिन कार्यालयों में काम होगा वहां केवल 33% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। होटल और मोटल के संचालन पर कोई रोक नहीं रहेगी। रेस्टोरेंट और ढाबा खोलने की अनुमति होगी, लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी। लॉकडाउन में बिहार से लगे राज्यों की सीमाएं सील रहेगी। दूसरे जिलों में जाने के लिए पास जरूरी होगा। एम्बुलेंस और आवश्यक गाड़ियों को छोड़कर अन्य वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। रेलवे और हवाई सफर पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों को इस बार लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 1,432 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 18,853 हो गई है। दूसरी ओर राज्य में अब तक 13,019 व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने की दर 69% है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस के कारण 2 चिकित्सकों सहित 160 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 पदाधिकारियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद बिहार भाजपा कार्यालय बंद कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और पुलिस के एक उपमहानिरीक्षक उन लोगों में शामिल हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। 296 पुलिस अधिकारी भी संक्रमित पाए गए हैं। बेंगलुरु में शहरी और ग्रामीण जिलों में कल रात से लॉकडाउन प्रतिबंध लागू हो गए। स्वास्थ्य, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने 22 जुलाई तक लॉकडाउन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कवायद शुरू कर दी है। बूथ स्तर पर गठित टास्क फोर्स घर घर जाकर एंटीजन टेस्ट कराने की व्यवस्था कर रही है। आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को दोपहर तक खोलने की अनुमति दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहरी और ग्रामीण जिलों में औद्योगिक समूहों को लॉकडाउन से छूट दी गई थी। बेंगलुरु के कई मार्गों को बंद कर दिया गया है ताकि वाहन संचार पर रोक लगा सकें। बिना कारण बाहर निकले वाहन सवारों का वाहन पुलिस द्वारा सीज किया जा रहा है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने कहा है कि जो लोग लॉकडाउन का नियम उल्लंघन करेंगे उन पर मुकदमा डाला जाएगा। उन्होंने युवाओं से मदद मांगी है कि वह सिविल पुलिस वार्डन के तौर पर पुलिस की मदद करें। आज नगर पालिका के मार्शल्स भी मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना डाल रही है। पिछले 125 दिनों में बेंगलुरु नगर जिले में कोविड एक्टिव संख्या 15,599 पहुंची है और मृत्यु की संख्या 378। बेंगलुरु ग्रामीण भाग में 346 एक्टिव प्रकरण हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर फिर से लॉकडाउन लागू होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बृहन मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बताया है कि शहर में स्थिति नियंत्रण में है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल के अनुसार ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली जैसे अन्य शहरों के विपरीत मुंबई को लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने परीक्षण संसाधनों में वृद्धि की है और अब यह प्रतिदिन 6,500 से अधिक परीक्षण कर रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर में नगर निगम ने बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए एक अनूठी संकल्पना शुरू की है। इसके तहत शिक्षक खुद छात्रों के घर जाके उन्हें रोज का पाठ पढ़ाते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 21 नगर पालिका स्कूल हैं, जिनमें लगभग 2,400 छात्र और 74 शिक्षक हैं। यदि एक ही वार्ड में लगभग 8 से 10 छात्र हैं, तो उन सभी को एक खुली सार्वजनिक जगह में इकट्ठा बुलाकर सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए एक बार में पढ़ाया जाता है। पिछले एक सप्ताह से नगर निगम ने इस कार्यक्रम को लागू किया है। समाज के विभिन्न स्तरों से इस संकल्पना की प्रशंसा की जा रही है। कुणाल शिंदे के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। खेल मंत्री किरेन रिजिजू आज दूसरे दिन भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के युवा कार्य और खेल मंत्रियों ने कोविड-19 उपरांत खेल गतिविधियों के आयोजन के बारे में आज विचार व्यक्त किए। श्री रिजिजू ने कहा कि इनमें से ज्यादातर राज्यों में जल्द ही ऐसे खेल आयोजित किए जाएंगे जिनमें खिलाड़ियों का एक दूसरे से संपर्क नहीं होता। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रूमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी, हाथों की स्वच्छता और खांसी के नियमों का पालन करने का सुझाव दिया। Only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. Third thing is using the face mask. For a general public, you can use cotton face mask, and then they have to be very positive. Don't give up, and surely we'll conquer over this virus. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि दुनिया के दूसरे हिस्सों की तुलना में भारत बहुत बेहतर स्थिति में है।
कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए हैं उससे कोरोना से काफी हद तक बचा जा सकता है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 91.46% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। कुल 90.14% छात्र और 78.95 ट्रांसजेंडर उत्तीर्ण हुए हैं। त्रिवेंद्रम क्षेत्र में सबसे अधिक 99.28% और गुवाहाटी में सबसे कम 79.12% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। छात्र अपने परिणाम cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। ये परिणाम डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखे जा सकते हैं। एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी। उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में किए जा रहे विकास कार्यों और इस पवित्र स्थल को भव्य बनाने के प्रयासों की आज समीक्षा की। समीक्षा के दौरान केदारनाथ मंदिर और जगतगुरु शंकराचार्य की समाधि को सुंदर और भव्य बनाने पर ध्यान दिया गया। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्यों की भी व्यापक समीक्षा की गई। राजस्थान विधानसभा ने सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने विधानसभा से अनुरोध किया था कि बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट और अन्य विधायकों को शुक्रवार तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका पर कल ये नोटिस जारी किए गए। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और अन्य तटीय इलाकों में लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और पुणे सहित अन्य तटीय क्षेत्रों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा की ऑरेंज चेतावनी जारी की है। कल भी मूसलाधार बारिश तथा कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है। इस बीच हिंदमाता, किंग सर्कल, माहिम जंक्शन, एसवी रोड, अंधेरी, खार मेट्रो, केएफसी बांद्रा और चांदीवली जंक्शन के निचले इलाकों में जल जमाव की सूचना है। मुंबई पुलिस ने यात्रियों से इन मार्गों से बचने और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने का अनुरोध किया है। असम में 33 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज 2 और लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों ने 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। और अब आज के मौसम पर एक नजर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में तापमान 26 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने तथा दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्किल, रीस्किल और अपस्किल कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र। भारत यूरोपीय संघ की शिखर बैठक आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, शिखर सम्मेलन से भारत और यूरोप के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। देश में कोविड-19 से 5,92,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए।
बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के आज घोषित नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी। पास होने का प्रतिशत 91.46 रहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।